You are listening to Indian Murder Mystery only on Red FM Podcasts. Stream smarter. इंडियन मर्डर मिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण और ये केस है इंडिया की कैपिटल दिल्ली का। दिल्ली पुलिस के पहाड़गंज स्टेशन में एक कॉल आती है कि होटल महाराजा कासल में एक लड़की का मर्डर हो गया है। पुलिस फोर्स के एक काबिल इंस्पेक्टर की नजर रूम में टेबल पर कागज में लिपटी हुई पुड़ियों पर पड़ती है। पुड़िया जिस कागज में लिपटी थी वो NH8 के एक फिलिंग स्टेशन का बिल था। यह बिल पुलिस को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। फ्यूल स्टेशन के मालिक से पूछताछ की जाती है और मालूम होता है कि पुलिस को जो बिल होटल रूम से मिला था वो बिल की सीरीज अब तक खुद फ्यूल स्टेशन के मालिक के पास भी नहीं था। इंस्पेक्टर स्टेशन के मालिक से उस प्रिंटिंग प्रेस का नंबर लेता है जहां ये बिल छपते हैं। अब आगे सुनिए। पुलिस की गाड़ी हाईवे से उतर चुकी थी और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रही थी। फ्यूल स्टेशन के मालिक के बताए हुए एड्रेस पर पुलिस की टीम पहुंची। गाड़ी रुकी, पुलिस वाले उतरे और बाहर के बोर्ड पर इंस्पेक्टर की नजर गई। बाहर लिखा था उषा प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक दुष्यंत की घबराहट अचानक से बढ़ गई थी। पुलिस वालों ने कंफर्म किया कि NH8 के उस फ्यूल स्टेशन का बिल उषा प्रिंटिंग प्रेस में ही छपा है। पुलिस के सवाल शुरू होते हैं। राम राम भाई साहब। भाई पहाड़गंज चौकी से आए हैं चाय पीना आपके यहाँ के। हाँ एक बात बताओ भाई साहब, यह बिल देखो, यहाँ छपने वाला बिल है। डिलीवरी होनी थी इसकी फ्यूल स्टेशन पे, जो NH8 वाला। हाँ पर जी डिलीवरी हो गई पहाड़गंज के रूम नंबर 207 में। वो कैसे हो गई भाई साहब, ये हमें समझ नहीं आ रहा। समस्या सुलझाओ हमारी। मैं कुछ समझा नहीं सर। एक औरत का मर्डर हुआ है, वहां ये बिल मिला है, जो बिल अभी तक तुमने डिलीवर भी नहीं किया है। क्राइम सीन पर यह बिल कैसे मिला? पुड़िया लपेटी हुई थी इसमें। बताओ बताओ कैसे पहुंचा वहां पर? सर आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ बिल हमारे यहीं छपता है और ये भी ठीक है। ये सीरीज अभी डिलीवर नहीं हुई है, 10 दिन बाकी हैं अभी। लेकिन ये मुझे नहीं पता ये होटल कैसे पहुंचा। ये बताओ, जो लोग आपके यहाँ पर काम करते हैं उनमें से कोई गायब तो नहीं है? नहीं सर, सब लोग यहीं पर हैं, कोई गायब नहीं हुआ है। बस एक आदमी है प्रमोद, जो अपनी बहन की शादी में गया हुआ है। ये बात सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली ये कि प्रमोद वही आदमी है जिसने नाम बदलकर पहाड़गंज में अपनी बीवी का मर्डर किया है। दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि प्रमोद सच में बहन की शादी में गया है और उसका इस केस से कुछ लेना देना नहीं हो। शक के बिना पर पुलिस ने थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की। पता चला कि प्रमोद शादीशुदा नहीं है। इसका यह मतलब था कि उस औरत का पति प्रमोद तो हरगिज नहीं था। पुलिस को एक शादीशुदा आदमी की तलाश थी, लेकिन जब प्रमोद के घर का एड्रेस पूछा गया तो पता चला कि उसका घर प्रिंटिंग प्रेस के साथ में ही है। एक बार देख लेने में कोई हर्ज नहीं था। पुलिस की टीम दिल्ली से एक पुड़ियों में लिपटे हुए बिल का पीछा करते करते रेवाड़ी तक आ गई थी। तो प्रमोद को सस्पेक्ट्स की लिस्ट से रूल आउट करने के लिए पुलिस ने उसके घर पर एक बार नजर मारने का फैसला किया।
प्रमोद एक रेंटेड कमरे में रहता था। कमरा एकदम साधारण सा था, कोई खास फर्नीचर नहीं, ना कोई एसी, ना टीवी, ना फ्रिज, कुछ भी नहीं था वहां पर। बस एक फोल्डिंग बेड और 2 कुर्सियां, पानी पीने के लिए एक घड़ा था और खाना पकाने के लिए एक स्टोव बर्नर था। कमरे में एक अलमारी भी थी जिसका दरवाजा खुला था। अलमारी में कुछ कागजों के बंडल रखे हुए थे। प्रिंटिंग प्रेस से अक्सर एम्प्लॉइज एक्स्ट्रा पेपर वगैरह घर ले आया करते थे, अलग अलग तरह से इनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन पेपर्स के बीच कुछ बिल भी थे। ये बिल पीसीओ के थे। आप में से जो लोग वाकिफ नहीं हैं, उन्हें बता देना चाहता हूं कि पहले टेलीफोन बूथ से फोन करने के बाद एक बिल निकलता था, एक छोटी सी सफेद सी कागज की पर्ची। प्रमोद की अलमारी में पीसीओ टेलीफोन बूथ की ढेरों पर्चियां रखी हुई थी। पर्चियों को ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि उनमें से ज्यादातर पर्चियां एक दूसरे पीसीओ पर करी हुई कॉल्स की हैं। पुलिस ने उस दूसरे पीसीओ का पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो दूसरा पीसीओ पंजाब के फिरोजपुर में है। एक और लीड और एक नया शहर। पहाड़गंज का केस दिल्ली में हुआ, लेकिन सारी की सारी लीड्स दिल्ली से केस को दूर ले जा रही थी। पुलिस अब भी डाउट में थी। हो सकता था पंजाब के फिरोजपुर वाली ये लीड केस सॉल्व करने की दिशा में एक और कदम होता, या फिर हो सकता था ये एक और कोशिश थी जो पुलिस को ये केस सॉल्व करने से एक कदम और दूर ले जा रही थी। होटल के रूम में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिलना एक इत्तेफाक भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी भी थी कि उस औरत और उसके पति ने ये पुड़िया दिल्ली से खरीदी हो और किसी पूड़ी बेचने वाले ने यह कागज उन्हें दिया हो। संभावनाएं बहुत थी। केस अब भी उलझा हुआ था और कातिल की पहचान होनी अब भी बाकी थी। बहरहाल रूम नंबर 207 के फ्यूल स्टेशन के उस बिल ने दिल्ली पुलिस की एक टीम को पंजाब भेजने की वजह दे दी थी। फिरोजपुर जाने का मकसद भी वही था, प्रमोद को सस्पेक्ट्स की लिस्ट से रूल आउट करना। फिरोजपुर के उस पीसीओ वाले ने बताया कि प्रमोद का फोन वहां पर अक्सर आया करता था। पीसीओ बूथ के साथ में एक घर था जहां मिस्टर श्रीवास्तव और उनकी फैमिली रहा करते थे। पीसीओ वाले ने बताया कि प्रमोद हमेशा 2 बार फोन किया करता था। पहला कॉल आने पर पीसीओ वाला श्रीवास्तव साहब के घर फोन करके उन्हें बताता था कि उनके लिए कॉल आया है और वो आकर बात कर लें। दूसरा कॉल 2 मिनट के बाद आता था। तब तक श्रीवास्तव साहब के घर से उनकी बीवी आ जाया करती थी और फोन पर बात कर लेती थी। पीसीओ वाले की बात से ऐसा ही लगा कि मिस्टर श्रीवास्तव शायद प्रमोद के रिश्तेदार हैं। लेकिन प्रमोद को मुजरिम होने के शक से बरी करने के लिए इंस्पेक्टर ने एक दफा जाकर श्रीवास्तव साहब से मिलना जरूरी समझा। श्रीवास्तव जी से मिलकर उन्हें मालूम हुआ कि उनकी बीवी रेशमा घर छोड़कर भाग चुकी है। वो प्रमोद को भी जानते थे। प्रमोद उनका रिश्तेदार नहीं बल्कि किराएदार था। वो किराएदार जिसका उनकी बीवी रेशमा के साथ अफेयर था। एक दिन जब श्रीवास्तव जी ऑफिस से लौटे तो उन्होंने रेशमा और प्रमोद को ऐसी हालत में पाया कि वो खुद पर काबू नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी पत्नी को पीटा और फिर प्रमोद को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। कुछ वक्त के बाद में रेशमा नॉर्मल बिहेव करने लगी थी। जब भी फोन आता तो वो कहती कि उसके दूर के मामा हैं
जो उसे इस तरह से फोन करते हैं। श्रीवास्तव साहब ने बताया कि वो भी इत्मीनान से चैन की सांस लेने लगे थे, लेकिन एक दिन जब आंख खुली तो देखा कि रेशमा चली गई थी। उनके नाम सिर्फ एक चिट्ठी में इतना लिखकर गई थी, जिसमें उसने कहा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, तुम्हारी बदनामी के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। यह कहकर श्रीवास्तव गुस्से से आग बबूला होने लगे। पुलिस वालों ने उन्हें उस होटल में मिली औरत की फोटो दिखाई। तस्वीर देखते के साथ ही श्रीवास्तव साहब रोने लगे। शायद उन्होंने रेशमा से वाकई में सच्चा प्यार किया था। प्रमोद अब सस्पेक्ट नहीं था, प्रमोद अब वांटेड था। होटल में पुड़ियों के साथ मिला वो कागज पुलिस को प्रमोद तक ले आया था। दिल्ली पुलिस वापस लौटी और ईटा की पुलिस टीम से प्रमोद को ढूंढने के लिए मदद मांगी। प्रमोद कई दिन से लापता था, न अपने घर आ रहा था, न किसी घर वाले से वो बात कर रहा था। दिल्ली पुलिस की टीम ने एक ट्रैप बिछाया, मुखबिरों के नेटवर्क को एक्टिवेट किया और कुछ ही दिनों में प्रमोद को पकड़ लिया। वो तब अपने घर लौटने के रास्ते में था। दिल्ली लाकर प्रमोद से पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की। प्रमोद ने पूरी कहानी पुलिस के सामने खोलकर रख दी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, मैं उसे, लेकिन मैं क्या करता। वो पति को छोड़ के मेरे रेवाड़ी वाले घर पर आ गई साहब। मुझे बोली मैं कुछ पैसे लेकर आई हूं, तू और मैं अब यहीं रहेंगे। मैं सोचा साहब औरत तो दिखने में अच्छी है, मेरे को मजा भी आता था उसके साथ, उसे भी मैं अच्छा लगता था साहब। लेकिन फिर उसके लाए हुए पैसे खत्म हो गए। प्रिंटिंग प्रेस के काम से मेरी कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही थी साहब। ऊपर से उसके नखरे सेठानियों वाले। मैं कैसे उसके शौक पूरे करता साहब। तो मार दिया उसको? हाँ, दिल्ली ले जाकर मार दिया उसको? नहीं साहब, मैं उसको बोला अपने पति के पास वापस चली जा, तो वो बोली कि मेरे से शादी करना चाहती है। मैं उससे शादी कैसे करता साहब। मैं उसको बोला, मना किया मैंने उसको, तो मुझे धमकी देने लगी साहब। बोली मैं घर से भाग के आई हूं, तुझे किडनैपिंग के केस में फंसवा दूंगी। मैं उसे झूठ बोला साहब कि एटा में बहन की शादी है। झूठ बोलकर उसे वहां ले गया और रास्ते में दिल्ली उतर गया साहब, और वहां एक होटल में गए और वहां उसके मुंह पर तकिया रखकर मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, लेकिन मैं क्या करता साहब। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा किया और जो लीड मिलती गई उन पर सूझबूझ के साथ में एक्ट किया। अगर कहीं गलती से भी वो पुड़ियों वाला कागज मिसप्लेस हो जाता तो प्रमोद को कभी सजा नहीं मिलती और रेशमा को कभी इंसाफ नहीं मिलता। प्रीमेडिटेटेड मर्डर के चार्जेस प्रमोद पर लगाए गए और श्रीवास्तव जी ने अपनी बीवी का अंतिम संस्कार किया। इस लव ट्रायंगल में अंत में किसी को भी खुशी नसीब नहीं हुई। यह केस दर्शाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम कितना कॉम्प्लेक्स है और कितनी मेहनत लगती है एक साधारण से दिखने वाले मर्डर केस को सॉल्व करने में। इंडियन मर्डर मिस्ट्री ऐसे काबिल पुलिस ऑफिसर्स को सलाम करती है। यह केस खत्म हुआ, लेकिन और भी कई केसेस अभी बाकी हैं। हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें @Red FM पॉडकास्ट पर। See you in the next episode. Till then, stay safe and keep listening to Red FM Podcast Network presents
इंडियन मर्डर मिस्ट्री। You are listening to Indian Murder Mystery, written by Dhruv Law, audio designed by Anil Chauhan. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.